अब हम चैप्टर 12 में पहुंच गए जहां पर पीस मूवमेंट एंड इंडिया चैप्टर का नाम है। और हम ये पढ़ रहे हैं मास्टर की पॉलिटिकल साइंस। जो भी लोग मास्टर में पॉलिटिकल साइंस कर रहे हैं और जो सेकेंड ईयर में, तो उनकी सिलेबस के अकॉर्डिंग MGP 13 में ये चैप्टर है, चैप्टर 12 में। तो ये पूरा ही पूरा जो इग्नू से पढ़ रहे हैं ना, उनको काफ़ी ज़्यादा हेल्प होगा। तो यहाँ पर क्या है, इंट्रोडक्शन है, वैसे ही एम्स एंड ऑब्जेक्टिव है, अंडरस्टैंडिंग पीस मूवमेंट है, टाइप्स ऑफ पीस मूवमेंट है, जेनेसिस एंड इवोल्यूशन ऑफ पीस मूवमेंट है, डेवलपमेंट ऑफ पीस मूवमेंट, पीस एजुकेशन, इशू इन पीस मूवमेंट। देखो, सबसे पहले हमने क्या क्या पढ़ा। हमने पढ़ा है पहले कि ग्लोबल पीस की बात की है। फिर दूसरे में पढ़ा हमने NGOs का रोल इन पीस मेकिंग प्रोसेस। तीसरा हमने पढ़ा है तीसरा हमने अभी चैप्टर जो 11 है वो है आपका ह्यूमन राइट्स, कंसेप्ट ऑफ ह्यूमन राइट्स एंड कल्चर ऑफ पीस। ठीक है, ये पढ़ा। और अभी हम पढ़ रहे हैं पीस मूवमेंट इन इंडिया। तो अब देखो, अंडरस्टैंडिंग पीस मूवमेंट को अंडरस्टैंड करने के लिए हमारे पास काफ़ी अंडरस्टैंडिंग हो गई, क्योंकि हमने पिछले 3 चैप्टर में पढ़ रखा है कि पीस मूवमेंट है क्या। जैसे कि टाइप्स ऑफ पीस मूवमेंट भी हमने देखा, कितने कितने तरह के टाइप्स थे वहाँ पर भी ग्लोबल में। फिर जेनेसिस और इवोल्यूशन भी, उनका भी देखा कि ग्लोबली कैसे कहाँ क्या अडॉप्ट हुआ। ठीक है, पीस मूवमेंट डेवलपमेंट फिर कैसे होता है, पीस एजुकेशन भी आप समझ रहे हैं, इशूज़ इन पीस मूवमेंट। अब यहाँ पर इशूज़ भी देखेंगे हम। तो ऑलरेडी हमने ये वहाँ यहाँ पर बहुत कुछ पढ़ रखा, हमें काफ़ी नॉलेज है ना, हमें काफ़ी नॉलेज है। तो अगर हम यहाँ पर इंट्रोडक्शन में देखें तो पीस मूवमेंट कॉन्स्टिट्यूट, अब जो इंडिया के कंटेक्स्ट में पढ़ रहे हैं ना, तो यहाँ पर काफ़ी कुछ नया मिल सकता है। काफ़ी कुछ नहीं, देखो हमारे लिए पूरा एक एक पैराग्राफ ये सब इम्पोर्टेंट नहीं है, पर यहाँ से हमें खोजना पड़ेगा क्या इम्पोर्टेंट हो सकता है। तो मैं पढ़ूंगा, समझ में तो आपको आ ही रहा होगा। पीस मूवमेंट constitute an important component of subject of peace studies as they seek to spread the message of peace and non-violence far and wide and deeper in minds of the masses in order to make peace and sustainable development viable policy operation for government. So the veracity of peace movement spring from the fact that newer advancement in scientific and technological innovation are providing tools in the hands of man not to only tamper with the regular cycle of nature but also manufacture unconventional weapon of mass destruction. The net result of all such activities would be no less than a perpetual threat to peace in society. Hence, peace movements are conceptualized and operationalized in almost all parts of the world to make people aware of the threat emanating from the instrument of destruction in possession of certain people. In other words, this movement seeks to build a strong public opinion against the move and activities having potential of disturbing peace in short or long term. Such public opinion in turn is supposed to persuade and in certain cases compel the government to abandon the peace disturbing moves and activities in order to establish peace on long term and sustainable basis. तो अब देखो यहाँ पर इंट्रोडक्शन में इस पैरा में क्या बताया गया, पहला पैराग्राफ में, कि जो भी साइंटिफिक डेवलपमेंट होती है इनसे भी पीस को हार्म है, पीस इससे भी डिस्टर्ब होता है, क्योंकि वेपन्स बना लेते हैं। अगर अगर साइंटिफिक डेवलपमेंट होता है तो वेपन्स बनाते हैं, या तो फिर और इस वेपन्स बनाते हैं। तो उससे फिर अगर आप वेपन बना रहे हो तो इसका मतलब आपके दिमाग इरादा है कि आप आगे जाकर कभी लड़ाई होगी तो हम लड़ने के लिए तैयार हैं। अगर आप लड़ने के लिए तैयार हैं तो इसका मतलब क्या है कि आपके तरफ से पीस को डिस्टर्ब किया जा रहा है ना। तो ओवरऑल व्यू बता रहा है यहाँ पर। इन द कंट्रीज लाइक इंडिया वेयर threat to peace and order in society emanate not only from the obvious portent such as nuclear energy or weapon program, environmentally destructive development policies, but also from center exploitation of socio-religious cleavage in society.
peace movement represent a kind of concert effort on the part of civil society to suggest an alternative model of peaceful and harmonious life for the people at large. Though the antecedent of peace movement in the country could be tracked back to the glorious legacy of by and large peaceful nationalist movement under leadership of Mahatma Gandhi. They attained newer heights and varying dimension with changing nature and growing scale of threat to peace. तो यहाँ पर आप महात्मा गांधी की बात कर रहे हैं। अब देखो, पहला पैराग्राफ में बताया कि पीस डिस्टर्ब कैसे होता है। एक हमारा जो इनोवेशन हम करते हैं किसी भी फील्ड में, अगर हमें किसी कोई लॉ को रोकना है, हम अगर चाहते हैं कि गवर्नमेंट ये बिल पास ना करे, तो हम स्ट्राइक करते हैं, हम डिस्टर्ब करते हैं पीस को। हम जो सोसाइटी होती है उसमें से कुछ सेक्शन डिस्टर्ब करते हैं, कुछ पीसफुली प्रोटेस्ट करते हैं। तो अलग अलग तरीके, मतलब कि ऐसे पहला पैराग्राफ में हम क्या डिस्टर्ब करते हैं वो बताता है। दूसरा पैराग्राफ में इंडिया के लिए क्या इंडिया कैसे थ्रेट है पीस के लिए, उसका कारण बताया गया है यहाँ पर कि कौन कौन से रीज़न है। बहुत सारे कारण हो सकते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर रिलीजियस फैक्टर लिखा है, और इन्वायरमेंट का डिस्ट्रक्टिव डेवलपमेंट लिखा है, न्यूक्लियर एनर्जी लिखा है। अब फिर यहाँ पर खुला हुआ है। इसमें कह रखा था ऐसा फिटिंग कराने देंगे, ढीला होता है। और दूसरा पैराग्राफ में महात्मा गांधी के बारे में बात करते हैं, जिनका ग्लोरियस लीगेसी रहा है टू पीसफुल नेशनलिस्ट मूवमेंट में। तो अगर हम इंडिपेंडेंस के बाद देखें 1947 के बाद, तो नेहरू ने सपोर्ट किया था रैपिड इकोनॉमिक डेवलपमेंट को, जिसके थ्रू वह बिल्ड कर रहे थे मल्टीपर्पज़ वैली प्रोजेक्ट। किसके करीब में? हैवी इंडस्ट्री के बगल में मल्टीपर्पज़ वैली प्रोजेक्ट बना रहे थे, इंस्टॉल कर रहे थे, जिसको हम टेम्पल ऑफ मॉडर्न इंडिया भी कहते हैं। पर उस वक्त काफ़ी लैक ऑफ नॉलेज था, किसी के पास उतनी नॉलेज नहीं थी कि इन्वायरमेंट को कैसे कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं, पॉल्यूशन को कैसे रोक सकते हैं। पर प्रेजेंट टाइम में जैसे कि डिस्प्लेसमेंट होता है, जो स्ट्रिक्ट पब्लिक स्क्रूटनी होता है कोई भी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट से, तो वहाँ पर क्या क्या पैरामीटर डिस्प्लेस करते हैं, पीपल्स को रिहैबिलिटेशन प्रोवाइड कराते हैं, फिर इन्वायरमेंट में क्या इम्पैक्ट होगा उसकी असेस करते हैं, पोटेंशियल डैमेज टू इकोलॉजी, ये सब चेक करने के बाद ही अब कोई पॉलिसी को वहाँ पर इस्टेब्लिश किया जाता है। जैसे कि प्रपोज किया गया जैतापुर न्यूक्लियर पावर प्लांट महाराष्ट्र में, ठीक है ना। अब इसकी पब्लिक स्क्रूटनी होगी, क्या हार्मफुलनेस लोगों को रिहैबिलिटेशन प्रोवाइड कराएंगे, तब जा कर के ये वहाँ पर ये बिल्डअप होगा। फिर फुकुशिमा न्यूक्लियर डिज़ास्टर जो जापान में हुआ था अर्थक्वेक के चलते, फिर सुनामी भी आई थी जिस पे रेडिएशन निकले थे प्लांट से। और इंडिया ना पीस एक्टिविटीज़ में डेड माना गया है, क्योंकि जैतापुर न्यूक्लियर पावर प्लांट जो हुआ था महाराष्ट्र में, उसमें गवर्नमेंट एश्योर की थी कि हाईएस्ट डिग्री ऑफ सेफ्टी हम मेजर ले रहे हैं इस प्लांट को लेकर के, फिर भी ये सब चीज़ हुआ। तो और पीस मूवमेंट अभी के टाइम में टेक्निकल सपोर्ट भी मिलता है इन्हें, ग्लोबल एक्सपीरियंस भी आ गई है बाय एडवोकेसी ग्रुप। तो इससे इम्पैक्ट काफ़ी कम होने वाला हमारे लाइफ और लाइवलीहुड में, समझे। तो यहाँ पर जो एम और ऑब्जेक्टिव है, यहाँ पर कंसेप्ट एंड मीनिंग ऑफ पीस मूवमेंट की बात करता है, फिर जेनेसिस, इवोल्यूशन एंड टाइप्स ऑफ पीस मूवमेंट और इशू इन पीस मूवमेंट, इसकी एम क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या आपने देखा। अब हम पढ़ेंगे अंडरस्टैंडिंग पीस मूवमेंट। अगर हम पीस मूवमेंट को समझे, तो यहाँ पर ये बात करता है ना, पीस मूवमेंट आज के टाइम में एक नया सोशल मूवमेंट के नाम से जाना जा रहा है, जिसका एम है पब्लिक ओपिनियन रखना थ्रू एडवोकेसी, और एक्शन लेना अपने प्लान पे, पॉलिसी पे, प्रोजेक्ट पे। और अगर किसी प्रोजेक्ट पे कोई सीरियस थ्रेट है, तो वहाँ पर अगर ये सब पब्लिक प्लान प्रोजेक्ट से अगर किसी चीज़ का सीरियस थ्रेट होता है पब्लिक को, तो फिर वहाँ पर रिहैब करना, काफ़ी सारे पॉलिसीज़ को एग्जीक्यूट करना, तभी जा कर के किसी भी तरह का
पॉलिसीज़ काम कर पाएगा। अब सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद क्या होता है, अनकन्वेंशनल इश्यू के ऊपर काफ़ी ज़्यादा लड़ाइयाँ, बहस, लड़ाई-झगड़े टेक्नोलॉजी के कारण, पॉलिसी से कारण क्या करते थे ये सब पीस को डिस्टर्ब करते थे। एनवायरनमेंट से कोई लॉ बना दिया कि इंडस्ट्री सेटअप कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी ऐसी आ गई जिससे और जैसे कि कार, बसेस, कार की बात करते हैं, व्हीकल्स की बात करते हैं, ये सब टेक्नोलॉजी है, इससे क्या हो रहा है, पीस का डिस्टर्ब हो रहा है। तो ये दोनों जगह पे ग्लोबल और लोकल दोनों लेवल के लिए और अम्ब्रेला मूवमेंट कहा जा रहा है क्योंकि यहाँ पर काफ़ी अदर सोशल मूवमेंट को इस पे इंक्लूड किया गया है पीस मूवमेंट में। तो यहाँ पर पीस मूवमेंट का काम क्या है, सिक्योर करना है पीस को सोसाइटी में, समझ रहे हैं। और पीस का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ अब्सेंस ऑफ वार, ये काफ़ी नैरो मतलब है। पीस का मतलब अभी के टाइम में काफ़ी ब्रॉडर मीनिंग हो गया है। यहाँ पर हम इंक्लूड कर सकते हैं डिसेंट लाइवलीहुड, लिबरेशन फ्रॉम सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल वायलेंस, इन सब चीज़ों से फ्री होना, मुक्त होना, लिबरेट होना। फिर एक्सेस टू नेचुरल रिसोर्सेज फॉर सेटिस्फाइंग लाइवलीहुड, अगर जंगल में अगर कुछ फल लगा हुआ है या कुछ भी आप तोड़ कर खा सकते हो अपना लाइवलीहुड के लिए, लकड़ी का यूज़ कर सकते हो। कल्चरल ऑटोनॉमी मिली हुई है, फ्रीडम फ्रॉम ऑल दोज पॉलिसीज एंड एक्शन दैट में इंडेंजर आर डिग्निफाई लाइफ इन पीस। तो वो सब पॉलिसीज जो बनाया गया है जिससे इंडिविजुअल की लाइफ को हार्म हो, वो सब पॉलिसीज़ नहीं बनेगी, उन सब पॉलिसीज़ को दूर रखा गया है। अब पीस मूवमेंट एक तरह सा ऑटोनोमस सोशल मूवमेंट है। ये इनका शुरुआत होता है किसी इशू पे। अब इशू क्या हो सकते हैं? इशू अगर डेफिनाइट इशू होंगे और वहाँ पर डेफिनाइट इशू जहाँ पर रहेगी, वहाँ पर ऑर्गेनाइज़ प्रोटेस्ट होगा किसी सर्टेन इश्यूज़ पे, पॉलिसीज़ पे, प्रोजेक्ट पे। किस लिए ये मूवमेंट करेंगे? कि गवर्नमेंट इनका मोटिव ये रहता है कि गवर्नमेंट को कन्विंस करना, पीपल्स को कन्विंस करना इसलिए क्योंकि वो उनके कैंपेन का पार्ट बन सकेंगे और जैसे-जैसे ज़्यादा से ज़्यादा पीपल्स का पार्टिसिपेशन होगा, तो गवर्नमेंट उनका पॉइंट ऑफ व्यू एक्सेप्ट कर ले। ऐसा कई बार होता है, एक्सेप्ट करती भी है गवर्नमेंट, कभी नहीं भी करती है, ठीक ना? तो इस पैरा अंडरस्टैंडिंग पीस मूवमेंट क्यों होता है, ये यहाँ पर समझाया जा रहा है। और जो पीस मूवमेंट का है ना, यहाँ पर सिर्फ अगर यहाँ पीस मूवमेंट में अगर सिक्योरिटी की बात की जाए, तो ये सिर्फ नेशनल सिक्योरिटी तक नहीं रहता है। सिक्योरिटी की बात की जाए तो यहाँ पर हर एक इंडिविजुअल की सिक्योरिटी की बात की जाती है, ह्यूमन सिक्योरिटी की बात की जाती है, जहाँ पर लाइफ हैप्पी और मीनिंगफुल लाइफ हो, ठीक ना? और ये जो पीस पीस मूवमेंट होता है, ये कोई सडन इंस्टेंट पीस मूवमेंट नहीं होता, ये टेम्पोरेरी के लिए नहीं रहता, ये लंबे टाइम के लिए रहता है, लॉन्ग टर्म चेंज के लिए रहता है ये पीस मूवमेंट। अब हम देखेंगे टाइप्स ऑफ पीस मूवमेंट, कितने तरह के पीस मूवमेंट है। अब देखो, अगर टाइप्स ऑफ पीस मूवमेंट की बात करेंगे तो यहाँ पर याद रखना 2 टाइप के पीस मूवमेंट होते हैं इंडिया में, ठीक ना? अब आगे देखने से पहले हम समझते हैं जो वैरायटी ऑफ सोशल मूवमेंट है ना, सबका एक ही काम है कि काम करना किसी इशू पे, पीस के इशू पे काम करना, कि लोग अपनी डिग्निफाई लाइफ जी सके, है ना? तो स्कॉलर जो थे वो इंडिया के, उन्होंने क्लासिफाई किया 2 कैटेगरीज ऑफ पीस मूवमेंट। एक जो कि गांधी 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 की जो नॉन वायलेंट अप्रोच थी उस पर फोकस करता है, और दूसरा एमलगम ऑफ वेरियस ऑटोनॉमस मूवमेंट, ठीक ना? तो पहला में अगर गांधी जी की बात करें तो गांधी जी का जो इंस्टीट्यूशन था, स्कॉलर एक्टिविस्ट थे, सिंथेसाइजर थे, जो कि एडवोकेट करते थे, सपोर्ट करते थे किसे, नॉन वायलेंट अप्रोच को, जो कि अल्टरनेटिव मॉडल है पीस एंड डेवलपमेंट का, जो कि गांधी के थाउट में दिखता है, उनके एक्शन में भी दिखता था। और इस तरह की एक्टिविटी डीप रूटेड रहती है उनके इंट्रिंसिक में, क्रिटिक ऑफ मॉडर्निटी। और जो मॉडर्न मैटर है इकोनॉमिक डेवलपमेंट का, डैट इनहेरेंटली क्या किया है, मॉडर्न इकोनॉमिक डेवलपमेंट, सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है जो मॉडर्न मैटर है, वहाँ पर क्या किया है, इन्वॉल्व पेन है, किसी एक के लिए पेन है, किसी एक के पेन में बाकी सबको गेन है, इन्वॉल्व पेन टू वन फॉर द गेन ऑफ अदर, ठीक ना? और जो मेन व्हीकल है कैरी फॉरवर्ड करने का गांधी का पीस मूवमेंट का, वो गांधी के आश्रम को जाता है, जो कि इस्टेब्लिश किया गया था उनके डिवोटी के द्वारा, है ना? और जैसे कि अगर आप बात करें, गांधी का जो आश्रम था वो क्या प्रोवाइड कराता था, हब था एक तरह से। हब किस चीज़ का हब, कंस्ट्रक्टिव एक्टिविटीज़ का हब था, पीसफुल था,
और ऑस्ट्रिच लाइफ था पीपल्स के लिए, और पीपल्स को फेथ था गांधी के थॉट और एक्शन पे। और मणिवन्नन ये भी एक राइटर है जो लिखते हैं, दे रिमेन नॉट ओनली द मेन्स, गांधी जी के बारे ही लिखते हैं ये, कि गांधी जी सिर्फ मेन सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन नहीं थे नॉन वायलेंट मूवमेंट के, बल्कि वो उससे भी ज़्यादा जो बेसिक प्रॉब्लम को कैसे कन्फ्रंट करना, कैसे उलझना है, सुलझाना है, उनके पास ये भी थी कि सिक्योरिटी और पीपल की सर्वाइवल को भी वो डिसाइड कर सकते थे, वो भी वो सॉल्व कर सकते थे प्रॉब्लम। मणिवरन का ये कहना है कि गांधी जी सिर्फ नॉन वायलेंट अप्रोच उनके पास नहीं था, उनके पास पीपल्स के बेसिक प्रॉब्लम को भी सॉल्व करते थे और उन्हें सिक्योरिटी प्रदान करते थे। समझे? तो ये हो गया आपका पहला टाइप, पहला ग्रुप पीस मूवमेंट का। और दूसरा है अमलगम ऑफ पीस वेरियस ऑटोनॉमस ऑफ मूवमेंट। तो पीस पीस है ना, अलग अलग एक्टिविटी से भी प्रोवाइड की जा सकती है। जैसे कि कन्वेंशनल सोशल मूवमेंट कैसा होता था पहले के टाइम में, यहाँ पर दो तरीका से कैटेगरी को बांटा गया है। वेरियस ऑटोनॉमस मूवमेंट जो है उन्हें टू टाइप्स में रखा गया है। जैसे कि कन्वेंशनल सोशल मूवमेंट पहले सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट होता था, तो ये किसी एक इशू पे बेस्ड है। सिविल राइट्स ये एक इशू पे बेस्ड है, पीजेंट और वर्कर मूवमेंट करते थे, ठीक ना। अब यहाँ तक कि अब क्या है, न्यू सोशल मूवमेंट कहते हैं किस, तो न्यू सोशल मूवमेंट में क्या क्या आता है, स्टूडेंट्स का मूवमेंट फॉर द एग्ज़ाम प्रिपरेशन या चीटिंग हो रही है एग्ज़ाम में, वुमेंस का मूवमेंट, एंटी न्यूक्लियर प्रोटेस्ट मूवमेंट, इन्वायरमेंटल मूवमेंट होते हैं, ह्यूमन राइट्स मूवमेंट होते हैं, राइट टू इन्फॉर्मेशन मूवमेंट होती है, एंटी करप्शन मूवमेंट होता है, एंड मूवमेंट फॉर गुड गवर्नेंस के लिए भी होता है। तो ये क्या है, जो सेकंड कैटेगरी है हमारा वेरियस ऑटोनॉमस मूवमेंट, तो ये सिंगल इशू मूवमेंट रहता है, ठीक ना। और इंडिया में सबसे ज़्यादा नेगेटिव डेवलपमेंट इंडिया में हुआ है, जो कि किसके साथ लिंक है, मिलिट्रीलाइजेशन, मतलब आर्मी बढ़ाना, वेपन्स बढ़ाना, और मिस गाइडेड डेवलपमेंट इंडिया में काफ़ी ज़्यादा हुआ है। और जो कि सिंगल इशू ग्रुप है, जो एक ही इशू को सुलझाती है, सिंगल इशू ग्रुप, तो वो क्या करते हैं, डायलॉग के सहारे वो नेशनल डिफेंस पॉलिसी बना लेते हैं। फिर अंडर डेवलपमेंट भी होता है वहाँ पर, ठीक ना। न्यूक्लियर वेपन बनाते हैं, न्यूक्लियर पावर पे फोकस करते हैं, इंडस्ट्रियलाइजेशन पे फोकस करते हैं, क्राइम भी होने लगता है, ग्रीन रिवोल्यूशन, इकोलॉजिकल डिस्ट्रक्शन। तो इन सब चीज़ों से ना काफ़ी ज़्यादा कल्चर ऑटोनॉमी की लॉस होती है, डिग्निटी ऑफ लाइफ की भी लॉस होती है, समझे। तो इससे क्या, तो जो अब मणिवन्नन ने ऐसा कहा है, अब इसे ठीक कैसे किया जा सकता है, तो एक सिंगल इशू पे फोकस करने की जगह पीरियोडिक कंसल्टेशन होना चाहिए और एक दूसरे का सपोर्ट होना चाहिए, है ना। तो ये टाइप्स ऑफ पीस मूवमेंट में ये हम समझे। अब है जेनेसिस एंड इवोल्यूशन इन जेनेसिस। जेनेसिस उसका रूट क्या है, और इवोल्यूशन कैसे इवॉल्व करता है पीस मूवमेंट कहाँ है इंडिया में। अब अगर जेनेसिस और इवोल्यूशन में अगर देखें तो यहाँ पर अगर बात करेंगे एंशियंट ऋग्वेदा में इन्वायरमेंट के बारे में बात किया है, ट्रीज के बारे में बात किया गया है। लेटर वैदिक में भी कुछ ऐसा, बुद्धिज़्म आया, जैन आया, ठीक ना। अशोका अगर देखेंगे तो यहाँ पर एग्जाम्पल, इस बुक में एग्जाम्पल गौतम बुद्धा का दिया गया है, जो कि दुनिया की देश मतलब कि दुख सुख देख करके वो बन गए मैसेंजर ऑफ पीस एंड सोशल हार्मनी के मैसेंजर बन गए। इतना दुख था जीवन में। अशोका ने कलिंगा वार के बाद तो सब लड़ाई ही छोड़ दिया, उसके बाद वो पीस को फैलाने लगे और उन्होंने अपने चिल्ड्रंस को भी भेजा दूसरे कंट्री में, दूसरे वर्ल्ड में, कि पीस को स्प्रेड करके आओ, हारमोनी लेकर आओ सोशल, सबकी सोशल लाइफ में, है ना। तो ये हो गया हमारा जेनेसिस। अब अगर इवोल्यूशन देखेंगे तो मॉडर्न टाइम में, तो यहाँ पर बात आती है महात्मा गांधी की। महात्मा गांधी से स्टार्ट करते हैं। महात्मा गांधी की जो मेंटेलिटी थी जिससे पीस प्रिवेल किया, वायलेंस के ऊपर पीस प्रिवेल किया, महात्मा गांधी की मेंटेलिटी के चलते। और जो ओवर एंथुसिस्टिक नेशनलिस्ट थे, जैसे कि जो वायलेंट थे, जो आर्म थे, ठीक ना, जिन्हें जो एक्सट्रीमिस्ट थे, वो लोग का तरीका क्या था, नॉन पीसफुल था, वो लोग पीस को हार्म करते थे। तो ऐसा यहाँ पर बताया गया है ना। तो वायलेंस के थ्रू वो चाहते थे इंडिपेंडेंस मिले, पर गांधी ने री इन्वेंट किया, उन्होंने अपना क्लासिकल कंसेप्ट जो कि अहिंसा और सत्याग्रह के बारे में बात करता है, इसका आपको सब कुछ पता होगा। और इससे फिर, और अगर गांधी जी की, अगर इंडिया की सबसे बिगेस्ट पीस मूवमेंट देखे इंडिपेंडेंस से पहले, तो वो है नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट है, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट है, और भी काफ़ी सारे मूवमेंट है,
ये किस लिए किया था गांधी जी ने? ये सबसे बड़ा पीस मूवमेंट है, बिगेस्ट पीस मूवमेंट है ना, ब्रिटिश रूल के खिलाफ किया था। और ये एक अचानक सा ये पीस मूवमेंट नहीं बना, और इंडिया में भी ऐसी पीस अचानक से नहीं है, ये सक्सेसिव स्टेप है, लॉन्ग चेरिस गोल ऑफ फ्रीडम फ्रॉम फॉर द मदरलैंड, है ना। और ये पीस मूवमेंट कैसे रखा गया, कैसे बढ़ा, ये कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम कराते थे नेशन को बिल्ड करने का, ठीक ना। कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम से क्या हुआ, सेल्फ रूल, ये हमने अडॉप्ट किया, ये हमने लाया, ठीक ना। और नॉट सिर्फ पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस हमने हासिल नहीं की, हमने सोशल, इकोनॉमिक एंड स्पिरिचुअल इमेंसिपेशन किया कॉमन पीपल का। तो यही सब चीज़ तो ग्लोबल पीस में बात की गई है कि कैसे हम ख़त्म कर सकते हैं, मतलब कैसे हम पीस को अचीव कर सकते हैं, यही सब प्रोग्राम्स है। और जो कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम था ना गांधी जी का, वो एक हॉलमार्क बन गया पीस मूवमेंट का। और गांधी जी का भी ड्रीम था कि वो इस्टेब्लिश करे रामराज। रामराज कैसे, थ्रू कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम किया जाएगा डिफरेंट लोगों के द्वारा, अलग अलग सेक्टर में। और जो गांधी आश्रम था, उस उससे तो काफ़ी ज़्यादा मतलब बेनिफिट हुआ पीस मूवमेंट को, और हर लोगों की, और पीपल्स की हारमोनी को काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट हुआ। तो अगर हम डेवलपमेंट कैसे हुआ पीस मूवमेंट का इंडिया में, तो अगर हम पहला पैराग्राफ देखें, पहला पैराग्राफ अगर हम देखें, तो यहाँ पर बात करता है कि प्रोटेस्ट मूवमेंट भी स्टार्ट हुआ। पीस मूवमेंट किस फॉर्म में स्टार्ट होता है, प्रोटेस्ट मूवमेंट में स्टार्ट होता है और काफ़ी ज़्यादा फैल जाता है, ठीक ना। अब ये क्यों स्टार्ट होता है, क्योंकि सर्टेन चेंजेस आते हैं, पॉलिटिकल चेंजेस आते हैं, स्ट्रैटेजिक चेंजेस आते हैं डेवलपमेंट में, ठीक ना। तो यहाँ पर क्या होता है, न्यूक्लियर एनर्जी का फॉर्मेशन होता है। न्यूक्लियर एनर्जी यहाँ पर इंडिया सेटअप करती है, न्यूक्लियर आर्मामेंट करती है, जिससे मैसिव इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो, ठीक ना। इंडिया के पास एनर्जी रिसोर्सेज की काफ़ी कमी थी, जिसके चलते इंडिया ने अपने पॉलिसी में भी टेक्नोलॉजी को, एनर्जी को काफ़ी महत्व दिया, और इंडिया ने यूटिलाइज़ किया न्यूक्लियर फिजाइल मटेरियल, जिससे वह एक क्लीन एनर्जी प्रोड्यूस कर सके, जिससे वह एनर्जी को अब डेवलपमेंट पर्पस के लिए यूज़ कर सके, ठीक ना। टाइम फिर टाइम बीतते बीतते क्या होता है, इंडिया 1962 में एटॉमिक एनर्जी एक्ट लाता है। तो ये काफ़ी काफ़ी थ्रेटनिंग था एनजीओस के लिए, पीस मूवमेंट के लिए, कि एटॉमिक एनर्जी एक्ट लाया गया है ना। तो क्या है, ये सब चीज़ें जो हो रही थी ना, ये काफ़ी अनक्रिटिकल थी एक्सेप्ट करने में, पोटेंशियली ये हार्मफुल थी, ठीक ना। पर इसका यूज़ क्या था, प्रोडक्शन ऑफ पावर, पावर का प्रोडक्शन करना था। अब न्यूक्लियर एनर्जी एक्ट से, एटॉमिक एनर्जी एक्ट से क्या होता है, जो पीस एक्टिविस्ट है उनकी नज़र इंडिया पे काफ़ी गहरी पड़ती है। और वेस्टर्न यूरोप भी अपना आर्गुमेंट देता है पीस एक्टिविस्ट को कि न्यूक्लियर एनर्जी कैन नेवर बी पीसफुल एंड सेफ ऑप्शन फॉर पावर सफिशिएंसी इन द कंट्री। जबकि वेस्टर्न कंट्री के पास खुद है, यूएसए के पास खुद है न्यूक्लियर वेपन है ना। तो फिर इंडिया में क्या होता है, एंटी न्यूक्लियर पीस मूवमेंट होता है 1974 में, है ना। फिर न्यूक्लियर डिवाइस भी एक्सप्लोर किया जाता है पोखरान राजस्थान में, ये चीज़ें होती है। फिर फॉर्मिडेबल फ्रंट, ये एक ग्रुप रहते हैं, वो प्रोटेस्ट करते हैं इंडिया की मिलिटराइज न्यूक्लियर प्रोग्राम को। फिर पीसफुल न्यूक्लियर एनर्जी को भी वो प्रोटेस्ट करते हैं। अगर इंडिया अगर अपनी न्यूक्लियर एनर्जी का यूज़ अगर गुड यूज़ में, पॉजिटिव यूज़ में करता है, तो उसका भी वो ये विरोध कर रहे हैं। और इस तरह के जो पीस ऑर्गेनाइजेशन है, उनका नाम है कमिटी ऑफ सेन न्यूक्लियर पॉलिसी, इसका फुल फॉर्म है CQSNUP। फिर दूसरा है नेटवर्क टू ऑस्ट न्यूक्लियर एनर्जी नन, सिटीजन अगेंस्ट न्यूक्लियर एनर्जी, ये भी कैंपेन है, ऑर्गेनाइजेशन CAN। मीडिया कलेक्टिव ग्रुप फॉर न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट, इसे इसका फुल फॉर्म है ग्राउंड, नेशनल एसोसिएशन ऑफ इंडियन डॉक्टर फॉर प्रिवेंशन ऑफ न्यूक्लियर वार। फिर अणु ऊर्जा जागृति, ये कुछ तरह के ये पीपल्स को अवेक करते हैं ये सब डेंजरस टेक्नोलॉजी से, खुद से। अब अगर दूसरा पैराग्राफ हम देखें, तो यहाँ पर बात कर रहा है वुमेन्स से रिलेटेड मूवमेंट की।
तो हमने डेवलपमेंट प्रोसेस में पहला पैराग्राफ समझा। अब जो दूसरा पैराग्राफ है वो वुमेन से रिलेटेड है। अब यूनाइटेड नेशन ने ना इंटरनेशनल डिकेड फॉर वुमेन ये डिक्लेयर कर दिया था, ठीक ना। और जो वुमेन्स का जो पीस मूवमेंट है ना वो काफ़ी क्रूशियल है, क्योंकि ये नॉन पॉलिटिकल इशू पे बेस्ड रहता है। और यहाँ पर वुमेन्स का डेवलपमेंट को प्रायोरिटी दिया गया यूनाइटेड नेशन के द्वारा, जो कि उसने इंटरनेशनल डिकेड फॉर वुमेन बनाया था। और जो पहले के जो प्लान थे ना, जो 5 ईयर प्लान रहते थे, तो इससे क्या होता था, हर वुमेन्स का ज़्यादा बेनिफिट नहीं होता, पावर नहीं होता था, क्योंकि 5 साल फिर उन्हें इंतजार करना पड़ता था कुछ अच्छा प्लान पॉलिसी वुमेन से रिलेटेड इशू को सॉल्व करने, जो इश्यूज रहते थे। तो जैसे कि अगर कुछ मूवमेंट्स को अगर हम देखें, तो मूवमेंट्स हुआ था एंटी प्राइस राइस मूवमेंट 1970 में हुआ था, एंटी प्राइस राइस मूवमेंट। फिर चिपको वुमेन्स का मूवमेंट हुआ था हिल्स ऑफ उत्तर प्रदेश। फिर सेवा इनिशिएटिव हुआ था गुजरात में। वैसे ही विरार वुमेन्स स्ट्रगल हुआ था कहाँ, महाराष्ट्र में। किसके लिए था वैसे ही विरार वुमेन स्ट्रगल, जो महाराष्ट्र में होता वाटर के लिए था, है ना। तो अब फिर अगर देखें वुमेन का जो भी बेसिक ऑब्जेक्ट है, जैसे कि फूड और वाटर, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, इजी एंड अफोर्डेबल एबिलिटी ऑफ एसेंशियल सप्लाई ऑफ लाइफ, इन सब के लिए मूवमेंट रहता था। वुमेन का मूवमेंट सिर्फ नॉन पॉलिटिकल इशूज़ पे रहता था, जो कि उनके बेसिक लाइवलीहुड की इशू रहती थी ना, उनसे रिलेटेड वुमेन्स का मूवमेंट रहता था। और वुमेन्स का ग्रुप को ये जब पता चला कि उनकी जो इशू सॉल्व नहीं हो रही है, तो उन्हें समझ में आया कि हमें सफिशिएंट स्पेस चाहिए पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन में, कि वो डिसीजन ले सके वुमेन से रिलेटेड और वुमेन को एम्पावर कर सके, है ना। तो वुमेन्स का जो वुमेन्स रिलेटेड इशू, अब किसी का पति डोमेस्टिक वायलेंस करता है, या इस तरह की जो इशू है, डॉरी की इशू, ये सब मूवमेंट रहते थे, उनके कुछ स्पेसिफिक इशूज़ रहते थे, ठीक ना। तो 90s फिल्म में क्या होता है, 1993 में कॉन्स्टिट्यूशन, जो पार्लियामेंट ना लॉ पास करती है, 73rd 74th अमेंडमेंट एक्ट, जो कि है लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के बारे बात करता है। यहाँ पर क्या किया गया, लोकल लेवल में, मतलब अर्बन लेवल पे, स्टेट लेवल पे नहीं। मतलब स्टेट लेवल एक तरह से ये गाँवों पे रहता है, डिस्ट्रिक्ट वगैरह में कम मिलेगा, गाँव पे रहता है लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, जिसे पंचायती राज भी कहते हैं, पंचायत वगैरह। वहाँ पर विलेज का रेशियो देख कर के ये चीज़ होता है। तो यहाँ पर क्या था, सीट रिज़र्व किया गया वुमेन्स के लिए, 1/3 से कम नहीं होना चाहिए, इतनी सीट लोकल सेल्फ गवर्नमेंट बॉडी में वुमेन्स की होनी चाहिए। तो फिर यहाँ पर जब यहाँ से क्या हुआ, इन्फ्लुएंस हो गई अदर वुमेन्स ग्रुप, जो कि मेट्रोपॉलिटन सिटी में थी, वो हो गई। अब उन्होंने भी डिमांड कर दिया कि हमें भी हायर लेजिस्लेटिव बॉडी में, सेंटर और स्टेट दोनों में, हमें वुमेन्स की सीट रिजर्व चाहिए 33%, है ना। और 1996 से पॉलिटिकल पार्टीज प्रॉमिस करते आ रही कि हम 33% रिजर्वेशन ऑफ सीट हम प्रोवाइड कराएंगे वुमेन्स को हायर लेजिस्लेटिव बॉडी में। पर अभी तक ऐसा कुछ फुलफिल नहीं हुआ है। तो वुमेन्स से रिलेटेड मूवमेंट ऐसी होती है। अब ये जो इन्वायरमेंटल मूवमेंट है ना, ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। इम्पॉर्टेंट यहाँ पर इसलिए क्योंकि यहाँ पर दो पर्सनैलिटी के बारे डिस्कस किया गया है। तो इंडिया में जो रूट्स है ना इन्वायरमेंटल कॉन्फ्लिक्ट के, उसका कारण है जो पार्टिकुलर मॉडल अपनाया है इंडिया ने डेवलपमेंट का, उसका वो कारण है ना। तो यहाँ पर गांधीयन एंड नेहरूवियन मॉडल की बात करते हैं, तो गांधीयन मॉडल जो था वो चाहता था इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो पर इको फ्रेंडली हो, और स्मॉल स्केल इंडस्ट्री हो, विलेज में हो, कॉटन इंडस्ट्री हो, लोकल प्रोडक्शन हो, और कंजप्शन भी लोकली ही हो। डिसेंट्रलाइज इकोनॉमी की बात करते हैं और पॉलिटी की भी। फिर और ये गांधी जी रिजेक्ट करते हैं हैवी इंडस्ट्रियलाइजेशन के कंसेप्ट को, और ये भी रिजेक्ट करते हैं कमर्शियल एक्सप्लॉयटेशन ऑफ रिसोर्स फॉर द सेक ऑफ प्रॉफिट। कमर्शियल एक्सप्लॉयटेशन को भी वो रिजेक्ट करते हैं, क्योंकि सिर्फ वो प्रॉफिट बेस रहता है और किसी फ्यू पर्सन के पास ज़्यादा वेल्थ जमा भी नहीं होने चाहिए। पर नेहरू कौन से मॉडल को अपनाते हैं, नेहरू अपनाते हैं जो सोवियत यूनियन में जो सिस्टम प्रिवेल कर रहा था उसे अपनाते हैं, जो कि सेंट्रली प्लान इकोनॉमिक डेवलपमेंट होता है, ठीक ना। और ये हैवी इंडस्ट्री पे ज़्यादा फोकस करते हैं, है ना। इनका पर्पस कैपिटल इंटेंसिव रहता है, ना कि लेबर इंटेंसिव। मतलब ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रोज़गार नहीं मिलेगा,
पर वो खर्च कर देंगे कैपिटल बढ़ाने में, टेक्नोलॉजी लाने में, कि हमारा काम आसान हो, लेबर की हमें कम ज़रूरत पड़े। तो ऐसे नहीं चलेगा ना। फिर मेगा डेवलपमेंट प्रोजेक्ट ये बनाते हैं विदाउट मतलब ये इन्वायरमेंट के बिना बिना सोचे मेगा डेवलपमेंट प्रोजेक्ट बनाते हैं। उससे और जो फिर कहा जाता ये जो मेगा डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है ना, जो हमने पिछले चैप्टर में देखा, तो वहाँ पर क्या कह रहे थे, मॉडर्न टेम्पल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया, जो कि पीपल्स काफ़ी इग्नोरेंस है, पीपल्स के पास नॉलेज नहीं थी, उन्होंने इसका अपोज नहीं किया। सो ये सब जो मॉडर्न टेम्पल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया का बता रहे हैं ना इंडस्ट्री को, यहाँ पर ये काफ़ी इन्वायरमेंटल के लिए काफ़ी खतरा है। तो पीपल्स क्या है यहाँ पर, पीपल्स ने यहाँ पर लैक ऑफ कंसंट्रेटेड एंड फॉर्मिडेबल मूवमेंट नहीं किया कि इससे वो लड़ सके इन्वायरमेंटल इशू से। पर जो नेहरूवियन मॉडल है ना, प्लोरीफल किया, बढ़ा, ठीक है, 1970s तक। और यहाँ पर अपोज जो मूवमेंट स्टार्ट हुआ, अपोज करने लगे पीपल्स 1970 तक, जब पीपल्स को रियलाइज़ हुआ एक्सेसिव कमर्शियल एक्सप्लॉयटेशंस जो होता था नेचुरल रिसोर्सेज का, पीपल्स उसको अपोज करने लगे, ठीक ना। और इन्वायरमेंटल मूवमेंट अब 1970 के बाद बन गया था पीपल्स का स्ट्रगल जो कर रहे हैं अगेंस्ट ऑपरेसिव एंड एंटी पीपल्स पॉलिसी। अब पीपल्स को ये समझ में आया गवर्नमेंट की जो पॉलिसी है वो एंटी पीपल्स है, ठीक ना। तो ये मूवमेंट करने लगे पीस में। और तीन तीन तरह के इंडिया में इन्वायरमेंटल मूवमेंट होते हैं। पहला अगर बात किया जाए तो जो पीपल्स का जो अधिकार है ना फॉरेस्ट प्रोडक्ट पे, ठीक ना, वो नहीं कर पाने लगे, स्टेट रेस्ट्रिक्ट कर रही थी पीपल्स को, ठीक ना। वो कौन से पीपल थे, इलिटरेट पीपल थे जो गांव में रहते थे। पर इसी जगह में कमर्शियल कंपनी को, प्राइवेट इंडस्ट्री को वो एक्सप्लॉयटेशन करने को देते थे फॉरेस्ट प्रोडक्ट को, सिर्फ उनके प्रॉफिट के लिए, है ना। पर इसको दिक्कत किनको हो रही, जो फॉरेस्ट ड्वेलर है, जो उस एरिया में रह रहे गांव के लोग, गरीब लोग, जिनके पास कोई ज़्यादा साधन नहीं है, जो फॉरेस्ट के भरोसे ही ज़िंदगी काट रहे हैं। फिर चिपको मूवमेंट हुआ था उत्तरांचल में, ये भी इसी से काफ़ी ज़्यादा मिलता जुलता है। फिर अपिको मूवमेंट हुआ कर्नाटका में, भारत जना आंदोलन हुआ बस्तर में, ठीक ना। ये सब काफ़ी सक्सीड रहा। तो अगर हम फिर अगले पैराग्राफ में देखेंगे ना, तो अगला कॉन्फ्लिक्ट होता है मैरीन एंड हाइड्रोलिक रिसोर्सेज पे। मैरीन पे कॉन्फ्लिक्ट, मैरीन जैसे कि अगर क्या हुआ 90s 80s 90s में क्या हुआ, इशूज आ रहा था ओवर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ मरीन रिसोर्सेज। अब ओवर एक्सप्लॉयटेशन कौन करेगा, अगर इंडिविजुअल गांव का लोग कितना ही एक्सप्लॉयट कर सकता है, इसलिए मछली पकड़ेगा। पर यहाँ पर कॉमर्शियल पर्पज़ के लिए ओवर एक्सप्लॉयटेशन हो रहा था, तभी यहाँ पर आंदोलन होता है, मूवमेंट होता है, पीस मूवमेंट, छिलका बचाओ आंदोलन, जो कि उड़ीसा में हुआ। यहाँ पर क्या होता है, लोकल फिशरमैन काफ़ी स्ट्रगल कर रहे थे फिशिंग में, पर कमर्शियल वेंचर काफ़ी ज़्यादा फिशिंग कर रहे थे, क्योंकि उनके पास मैकेनाइज थी। फिर डीप सी फिशिंग भी होती थी, मैरीन फार्मिंग भी होती थी। फिर ये सब हुआ। फिर बाद में फिर सेव यमुना कैंपेन के मतलब किया गया, और वहाँ के लोगों ने प्रोटेस्ट किया कि जो कॉमनवेल्थ गेम्स बन रहा था विलेज में, यमुना के सामने विलेज में, उनका भी प्रोटेस्ट किया, पर कोई फ़ायदा हुआ नहीं। फिर साइलेंट रिवर वैली प्रोजेक्ट जो केरला में था, उसके भी अगेंस्ट रहा। बिग डैम जो बन रहे हैं उसके अगेंस्ट भी पीस मूवमेंट होते हैं। तो इन्वायरमेंट से रिलेटेड पीस मूवमेंट ये हो गया। अब हम यहाँ पर देखेंगे पीस एजुकेशन। पीस एजुकेशन में क्या हो सकता है, तो अगर हम पीस एजुकेशन की बात करें ना, तो यहाँ पर नेटवर्क बढ़ाया जा रहा है पीस मूवमेंट का इंटेलेक्चुअल्स के द्वारा, जो कि इंट्रोड्यूस कर रहे हैं पीस एजुकेशन। पहले किसी इंस्टीट्यूशन में होती थी हायर एजुकेशन में, अभी के टाइम में बहुत सारे इंस्टीट्यूशन आ गए हैं, ठीक ना। तो यहाँ पर क्या पढ़ाया जाता है, यहाँ पर ये पढ़ाया जाता है कि जो पीस से रिलेटेड इशू है और जो थ्रेट है पीस को, उसको कैसे दूर करें, है ना। तो हाँ, अभी तक टीचिंग्स और रिसर्च के माध्यम से गांधी का थाट और एक्शन पढ़ाया जाता था। अब जो ट्रेंड सेटर है, जैसे कि जो डिपार्टमेंट ऑफ गांधीयन स्टडीज़ हो गई, महात्मा गांधी यूनिवर्सिटी हो गया, कोट्टयम हो गया, केरला हो गया, सेंटर फॉर स्टडी ऑन पीस एंड नॉन वायलेंस, श्री वेंकटेश्वरा इन यूनिवर्सिटी की, तो ये सब एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है जो कि पीस एजुकेशन प्रोवाइड कराते हैं। पर अभी के टाइम में 21st सेंचुरी के टाइम में
पीस जो दो रीज़न से पीस मतलब स्टडी पीस एजुकेशन इम्पॉर्टेंट है। पहला, अभी के टाइम में काफ़ी ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट बढ़ गया है, वॉर ज़्यादा हो रहे हैं। जो इश्यूज़ है डेवलपमेंट से इश्यूज ज़्यादा होते हैं, लाइवलीहुड से इश्यूज भी होते हैं, जेंडर रिलेटेड वायलेंस भी होता है, इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन, मिलिट्री मिलिट्रीलाइजेशन ऑफ न्यूक्लियर प्रोग्राम, डेफिसिट ऑफ ट्रस्ट एंड गवर्नेंस इन गवर्नमेंटल इंस्टीट्यूशन, ये भी होता है। ठीक ना। फिर पीस एक्टिविटी को हम और भी ज़्यादा वैल्यूबल बना सकते हैं नॉन ऐसे पीस और नॉन वायलेंस के द्वारा। इस रिगार्ड में क्या होता है। और जो दूसरा हमारा ना जो एजुकेशन है, उसकी फील्ड को डाइवर्सिफाई किया गया, इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच अपनाया गया, ट्रांस डिसिप्लिनरी स्टडीज़ को लाया गया यहाँ पर, अलग अलग प्रोग्राम्स को पढ़ाया गया कि कैसे पीस इस्टेब्लिश करना है। अभी के टाइम में क्या होता है, गवर्नमेंट पहले स्कॉलरशिप भी दे रही है, यहाँ पर सपोर्ट भी कर रही है और उसके लिए यूनिवर्सिटी भी है। पर अभी के टाइम में गवर्नमेंट प्लेस कर रही है रिन्यू फोकस ऑन रिन्यूएबल एनर्जी पे फिर से फोकस कर रही है, और वहाँ पर कह रही है कि यहाँ पर आप रिन्यूएबल एनर्जी को आप स्टडी करिए, रिसर्च करिए कि इससे क्या क्या एडवर्स इफेक्ट हो सकते हैं। ठीक ना। न्यूक्लियर एनर्जी से वार के टाइम में भी क्या नुकसान हो रहा है न्यूक्लियर एनर्जी से, और जब पीस है और हमारे पास न्यूक्लियर वेपन तो क्या नुकसान हो रहा है, ये सब चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक ना। कि अभी के टाइम में जो ज़रूरी है उस जैसे कि हमारे लिए न्यूक्लियर वेपन होना काफ़ी ज़रूरी है इंडिया के पास में, और इंडिया की पॉलिसी है कि नो फर्स्ट यूज़। पर न्यूक्लियर वेपन होने से भी क्या नुकसान है, और जब हम वार में यूज़ करेंगे उसके भी क्या नुकसान होगा, ये भी ज़रूरी है। अब जो इंडिया में जो पीस मूवमेंट होते हैं वहाँ पर इशू क्या है, वहाँ पर इशू क्या है, इंडिया काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स को फेस कर रहा है ना। पीस मूवमेंट से जैसे कि न्यूक्लियर एनर्जी से रिलेटेड अनसस्टेनेबल डेवलपमेंट जो हो रही है, न्यूक्लियर आर्मामेंट, सोसाइटल क्लीवेज और टेंशन जो होते हैं, ये पीस को थ्रेट है, पीस के लिए थ्रेटफुल है ये। और अप्रिसिएट भी नहीं कर पा रहे वैल्यूज़ को जो कि पीस मूवमेंट अपोज कर रहा है। और इंडिया में जो पीस मूवमेंट है वो सफ़र कर रहा है किस चीज़ से, डुअलिटी, दो तरफ, मतलब एक फॉरेन के पीस मूवमेंट को भी अपनाता है और इंडिजिनस जो हमारा खुद का जो नॉलेज है, जो इंस्पिरेशन हमने मिला है गांधी से या फिर बुद्धिज़्म से, जैन से, अशोका से, इन पे भी फोकस हम ठीक से नहीं कर पा रहे हैं, है ना। तो इंडिया का जो मेन फोकस रहा है पीस मूवमेंट में वो क्या रहा, न्यूक्लियर एनर्जी एंड मिलिटराइजेशन ऑफ न्यूक्लियर प्रोग्राम, है ना। तो अब सिटी बेस भी पीस मूवमेंट होने लगे, और जो ग्रुप रिसर्च वगैरह सिटी बेस भी मतलब रिसर्च चल रही है। और अदर हैंड में क्या चल रहा है कि जो गांधी का कंसेप्ट था पीस मूवमेंट का, उस टेक्निक को बढ़ाना, टेक्निक ऑफ सत्याग्रह अहिंसा, गांधी का जो कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम है उसे एक्शन में लाना है, टू प्रोवाइड पीस, टू प्रिवेल द पीस। जो वर्ड है अहिंसा और सत्याग्रह, इसे अपना करके हमें पीस की ओर जाना, डेवलपमेंट होना, डेवलपमेंट जो भी होगी वो पीसफुली डेवलपमेंट होगी, जिससे कोई नेगेटिव इफेक्ट नहीं होगा ह्यूमन लाइफ को, उनकी डिग्निटी को। पर जो कि ये सब नहीं कर पा रही है, तो इसका कारण क्या है, लैक ऑफ विज़न, और उनके पास लैक ऑफ लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव नहीं है, काफ़ी डिसऑर्गेनाइज है। एकेडमिक भी वैसे ही है, जहाँ पर कुछ ऑर्गेनाइज वे में एक डेवलपमेंट प्रोजेक्ट नहीं हो रहा है। तो ये हम समझे इश्यूज़ क्या है। और सब आप देखो, ये जो चैप्टर है ना, इससे ही आप सेलेक्ट करना, मैं आपको समझा रहा हूँ। बाकी बात, अगर जो मैं समझा रहा हूँ अगर उतना ही कर लिया ना, ये जो पैराग्राफ में है मैं उतना ही समझा रहा हूँ, कुछ एक्स्ट्रा नहीं समझा रहा हूँ। समरी, हाँ। अब अगर हम क्वेश्चन देखें टर्मिनल में कैसा क्वेश्चन आएगा, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय पीस मूवमेंट, एनालाइज डिफरेंट टाइप्स ऑफ पीस मूवमेंट, ठीक है। ट्रेस द ओरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ पीस मूवमेंट, ठीक है। हाउ कैन पीस एजुकेशन कैन बी कंसिडर एज टूल फॉर एस्टेब्लिशिंग पीस। अब देखो, हमने 4 चैप्टर पढ़ा पीस मूवमेंट से रिलेटेड, ठीक है ना। और ये चारों चैप्टर पीस को ही कवर कर रहे हैं, तो पीस के बारे आप सभी को काफ़ी ज़्यादा आइडिया मिल चुका होगा, है ना। एक बार और हम इन चारों चैप्टर को फटाफट रिवाइज करेंगे नेक्स्ट क्लास में।